तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग समावेशी शिक्षा से जो भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए हैं वो। तो प्रयास पूरा ये कि वर्ष 2017 से जहाँ तक कि मेरे पास पेपर उपलब्ध हैं वहाँ के सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सारे कवर कर लेता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो क्योंकि यहाँ पर कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, हो सकता है कि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाए, तो मैं इसको दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में या चौथे पार्ट में भी बनाऊँगा। तो अगले पार्ट का, जैसे ये वीडियो मैं जहाँ पर भी ख़त्म करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट पार्ट का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ऐसा ही अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो दूसरा पार्ट बनाने के बाद अगर तीसरा पार्ट बनाता हूँ तो दूसरे वाले में तीसरे का मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार आखिर तक आप लोग वीडियो में आते नहीं हैं और वो जो दूसरा सॉल्यूशन अवेलेबल है वो आप चेक नहीं कर पाते। तो ये सब ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी बात है, हम फटाफट से क्वेश्चन को मतलब यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन डिटेल्ड आंसर मैंने यहाँ पर आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ, तो आप उसको देख सकते हैं। कंटेंट इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं वर्ष 2017 से, जो हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है, यानी कि जो 2 नंबर वाला प्रश्न है, जिसको कि हम सबको पता है 50 शब्दों में उत्तर देना। हो सकता है आप अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्र हो तो वहाँ पर ये प्रश्न हो और उसके अंक और शब्दों की सीमा अलग हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। तो पहला प्रश्न है इंक्लूसन। व्हाट इज इंक्लूसन, यानी कि समावेशन का क्या अर्थ है। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कोई कि व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज इंक्लूसन। ये 2 अलग अलग शब्द हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूशन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो आइए पहले इंक्लूसन को समझते हैं, यानी कि समावेशन क्या है, इसकी अवधारणा से हम परिचित होते हैं। ठीक है, इंक्लूशन यानी कि समावेशन का अर्थ होता है किसी चीज़ का हिस्सा बनना। जैसे कि जब भारतीय टीम में, चाहे वो हॉकी में हो, फुटबॉल में हो, क्रिकेट में हो या किसी भी समूह गेम में, अगर कोई नया सदस्य शामिल होता है तो उसको इंक्लूड किया जाता है। तो इंक्लूशन वर्ड, समावेशन शब्द जो है, इंक्लूशन वर्ड जो है, इंग्लिश के इंक्लूशन वर्ड जो है इंक्लूड करने से बना है। इसी तरह से समावेशन का मतलब होता है किसी समूह का हिस्सा बनना। तो अगर आप समावेशन शब्द का अर्थ समझ गए तो अब इसी आधार पर हम समावेशी शिक्षा को भी समझेंगे। तो क्योंकि कोई एक व्यक्ति जो समूह का हिस्सा नहीं था, अब जब वो समूह में जुड़ जाता है तो हम कहते हैं कि ये समावेशन हुआ, उस व्यक्ति का समावेशन हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से जब किसी भी कारणवश, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, राजनीति के आधार पर हो, रंग रूप के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर हो या किसी भी आधार पर, चाहे वो आपके लिंग भेद के आधार पर, किसी भी कारणवश अगर कोई व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण करने के योग्य है, जिसकी शिक्षा प्राप्त करने की उम्र हो चुकी है या हो चुकी है, अगर वो किसी भी कारणवश से जो मुख्य धारा है शिक्षा की, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा सबको मिल रही है, उससे वो वंचित है, तो उस व्यक्ति को शिक्षा की उस व्यवस्था में जोड़ने का, शिक्षा के उन सभी अवसरों को प्राप्त करने का अवसर देना, स्कूल की प्रक्रिया में उनको लेकर आना, स्कूल जाने के उनको अवसर देना, सुविधाएं उपलब्ध कराना ही, अगर हम लोग साधारण भाषा में बात करें तो समावेशी शिक्षा कहलाती है। आइए अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए, समावेशन क्या है। समाज में सम्मानपूर्वक समानता और विविधता की मान्यता पर, यानी कि विविधता की जो समान सिद्धांत है उस पर आधारित है। समावेशन की प्रक्रिया इस बात को सुनिश्चित करती है कि समाज का हर एक योग्य व्यक्ति, गौर करिए कि हर एक योग्य व्यक्ति, ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति, जो योग्य है समावेश करने के, हर एक योग्य व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अंतर के, बिना किसी आप बोलते हैं ना कि बिना किसी सोच के,
हम जो है सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं जिसके लिए कि वो योग्य समान रूप से सभी संसाधनों का वो उपयोग कर पाए, इसके लिए हमें ऐसे अवसर देना चाहिए। तो समावेशन की प्रक्रिया कहती है कि अगर कोई भी योग्य व्यक्ति है तो उसे बिना किसी भेदभाव के वही समान अवसर, वही सारी सुविधाएं, वही सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए जो कि किसी भी समाज के एक सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध है। तो समावेशन का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं, अगर इसे हम शिक्षा के संदर्भ में जोड़ देते हैं तो देखेंगे कि समावेशी शिक्षा को अगर हम शिक्षा के संदर्भ में जोड़ दें तो हम समझते हैं कि सभी बच्चों को शिक्षा जो अगर हम कर रहे हैं तो समावेशन का अर्थ है कि सभी बच्चों की शिक्षा एक ही विद्यालय में, एक ही क्लासरूम में और एक ही छत के नीचे एक ही प्रकार के टीचर के द्वारा देना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चे को, यानी कि बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, सबको, मतलब जो एक ही समान वर्ग के हैं, एक ही उम्र के हैं, एक ही विषय को पढ़ने योग्य हैं, उनको एक समान शिक्षक द्वारा बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जा रही है। ठीक है। तो सामाजिक पहचान के बावजूद, यानी कि विभिन्न सामाजिक पहचान, विभिन्न पिछड़ापन हो सकता है, विभिन्न सामाजिक धार्मिक मान्यताओं में विविधता हो सकती है, इन सभी भिन्नताओं के कारण हो सकता है कि शारीरिक अक्षमता भी हो सकता है कि आपकी वैचारिक अक्षमता भी हो, बौद्धिक पिछड़ापन भी हो सकता है कुछ बच्चों में, लेकिन इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद भी, इन सभी कमियों के बावजूद भी अगर हम सभी बच्चों को प्रयास कर रहे हैं कि समान अवसर दें जिससे कि सभी बच्चे अपने जीवन में वही चीज़ें सीख पाएँ जो कि सामान्य बच्चा सीख रहा है, तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं कि यह एक समावेशी प्रक्रिया। ठीक है। तो शैक्षिक प्रणाली में प्रत्येक श्रेणी के बच्चे को शामिल करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो हम कहीं ना कहीं समावेशन की प्रक्रिया को शिक्षा के साथ जोड़ते हैं। तो समावेशी शिक्षा विविधता को महत्व देती है, विविधता के महत्व को समझती है। समावेशी शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग भाषा को बोलने वाले, तो वो अपने साथ एक नया ज्ञान, एक नया अनुभव लेकर आते हैं। तो क्लासरूम के अंदर अगर हम विविध बैकग्राउंड के, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ लाकर अध्ययन करने का अवसर दें तो वो बच्चे एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं और इससे पूरे क्लास को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो समावेशी शिक्षा विविधता के महत्व को समझते हुए हर एक व्यक्ति के जो गुण हैं, जो कौशल है, उसको विकसित करने के ऊपर जोर देता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझाने का जो प्रयास किया वो आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि सह शिक्षा, यानी कि सहकारी शिक्षा क्या है। तो देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि एक साथ मिलकर सीखना, एक साथ मिलकर अधिगम करना। तो सहकारी शिक्षण एक अनुदेशात्मक पद्धति है, यानी कि पढ़ाने का और पढ़ने की एक पद्धति है जिसमें छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मिलजुल कर काम करते हैं। यानी कि जैसे कि आज बच्चों को एक विषय दिया गया है कि आज पता करते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक, मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में बच्चों को आज पढ़ना, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, अलग अलग प्रकार के कौन कौन से कलर के पत्ते होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह की कोई एक विषय के ऊपर चर्चा करें। तो सबका उद्देश्य तो यही है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब क्लास के अलग अलग बच्चे एक समूह बनाकर एक साथ एक ही विषय के ऊपर अध्ययन करते हैं, एक ही विषय के ऊपर मिलजुल कर एक रिपोर्ट बनाते हैं या अध्ययन करते हैं, मिलजुल कर एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, यानी कि मिलजुल कर एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब काम करते हैं, सीखने के लिए प्रयास करते हैं, तो इसे हम सहकारी शिक्षा कहते हैं। तो सहकारी शिक्षण एक अनुदेशात्मक पद्धति है जिसमें छात्र शिक्षकों के मार्गदर्शन में एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे समूह बनाकर आपस में छोटे छोटे समूह बनाकर कार्य करते हैं। यह विभिन्न बौद्धिक स्तर के बच्चे, शारीरिक क्षमता के बच्चे और विभिन्न अधिगम गति से सीखने वाले बच्चों के समूह को संदर्भित करता है। यहाँ पर समूह में व्यवस्थित और मिश्रित रूप से छात्रों को रखा जाता है ताकि ऐसा ना हो कि एक समूह में सिर्फ मेधावी छात्र हों और एक समूह में सिर्फ जो है थोड़े मंद बुद्धि या फिर कम प्रदर्शन करने वाला छात्र हो। समूह का निर्माण करते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि समूह में हर एक श्रेणी का, हर एक स्तर का बच्चा हो, उसमें मेधावी छात्र भी हो, उसमें चिंतनशील छात्र भी हो, वहाँ पर वैसे भी बच्चे हों जो शायद अभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सभी बच्चों को शामिल करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है
क्योंकि हर एक बच्चे को समूह में लाभ मिलता है। और यही जो सहकारी शिक्षा की एक बहुत बड़ी विशेष बात है कि यहाँ पर सामाजिक विकास होता है, सामूहिक विकास होता है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कुछ सीखता है और दूसरे को सिखाता है। तो सहकारी शिक्षण के लिए छात्रों को विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल होने की आवश्यकता होती है, और जो उनके सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखते हैं। समूह में व्यक्तियों के जो व्यक्तिगत रूप से जो नई नई जानकारी, नया नया अनुभव और नई नई बातें लेकर आते हैं, उससे समूह के जो ज्ञान का स्तर है वो और ज़्यादा बेहतर होता है। तो सकारात्मक पक्षों की अगर हम बात करें अगर सहकारी शिक्षा की, तो हम देखेंगे कि सहकारी शिक्षा यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग से आप देखेंगे कि बच्चों का जो औसत शैक्षिक स्तर है वो बढ़ता है। इसके अलावा उनमें आपस में दोस्ती होती है, आपसी भाईचारा बढ़ता है, आपसी समझ, एक दूसरे के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, तो बेहतर समूह संबंध स्थापित होते हैं। दूसरा, सहकर्मियों के साथ में अपने मित्र बनाने के अवसर मिलते हैं, और उसके साथ साथ हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास भी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम समूह में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की संकोच, हमारे अंदर का डर, हमारे अंदर एक कुंठा या दूसरे के प्रति जो गलत धारणा है, इस तरह की बहुत सारी गलत बातें दूर होती है और अच्छी अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं। साथ ही साथ ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संचार कौशल को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन्हें आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए अब क्योंकि यहाँ से अब ये पॉइंट जो है ये भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगला है कि आप किसको स्पेशल चाइल्ड कहेंगे, टू होम यू कैन कॉल स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड यानी कि विशिष्ट बच्चे आखिर कौन होते? तो एक बच्चा जिसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता हो, जिसे विशेष प्रकार के समर्थन, सहयोग और मदद की आवश्यकता हो, ताकि वो अपने दिन के जो बेसिक से सामान्य से दिखने वाले कार्य उनको भी पूरा करने में वो असमर्थ है। तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जिन्हें कि अपने आधारभूत कार्यों को करने के लिए भी किसी की मदद की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार के बच्चों को हम विशिष्ट बच्चे कहते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। ऐसे बच्चों में आप देखोगे कि सीखने की अक्षमता पाई जाती है, वो बौद्धिक रूप से अक्षम होते हैं या मंदबुद्धि होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं शारीरिक विकार या आप देखेंगे शारीरिक अक्षमता भी देखने को मिलती हो सकता है वो ज़्यादा बीमार हो, लंबे समय से बीमार हो या कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो। ये भी हो सकता है कि उनके शारीरिक जो है शरीर का कोई अंग ना हो। तो इस तरह की बहुत सारी शारीरिक अक्षमताएं भी देखने को मिलती हैं। कई बार उनके अंदर आप देखोगे कि सामाजिक विकास अवरुद्ध हो चुका है या अवरुद्ध नहीं होने के कारण या अवरुद्ध नहीं है तो कम से कम बहुत कम है। तो सामाजिक और व्यक्तिगत विकास भी बहुत मंद गति का होता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने उम्र के बच्चों के तुलना में उनका प्रदर्शन जो है कम है, यहाँ तक कि अपने से छोटे बच्चों की तुलना में भी उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब है, तो ऐसे बच्चों को हम जो है विशिष्ट बालक कह सकते हैं। विशिष्ट बालक इसलिए कहते हैं कि इनको अपने कार्यों को करने के लिए, जो रोज़मर्रा की जो आवश्यक कार्य जैसे कि खाना खाने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, नहाने धोने के लिए, पढ़ने लिखने में भी किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसे हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरी है, श्रवण बाधित हो सकता है, दृष्टि बाधित भी बच्चा हो सकता है, तो वो सारे जो है कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में आते हैं, जिसे कि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 2 कॉजेस ऑफ एक्सक्लूसिया। अब 2 कॉजेस ऑफ एक्सक्लूसिया के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आइए उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और डेफिनेटली बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक शिक्षक किसी भी समावेशन की प्रक्रिया का एक अभूतपूर्व अभिन्न एक हिस्सा होता है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही तो वो सारी समावेशन की जो प्रक्रिया है वो संचालित होती है, उनका क्रियान्वयन होता है। तो समझते हैं कि किस प्रकार से वो अपने भूमिका का निर्वाह कर सकता है। सबसे पहले अध्यापक छात्रों के समझने व यह जानने में योग्य हो कि सभी छात्र जो है एक समान नहीं होते। मतलब कि शिक्षक के अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि वो इस बात को समझे, उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि वो इस बात को माने कि हर छात्र समान नहीं है, हर छात्र के सीखने की गति, समझने का तरीका, पढ़ने का तरीका, उसकी मानसिक योग्यता भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। तो एक शिक्षक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद अध्यापक बालकों की बढ़ती योग्यता को विकसित करने में सहायक हो, उसके प्रयास, उसके
छात्रों के विकास में सहायक हो। प्रत्येक छात्र का कक्षा में स्वागत किया जाए। छात्र चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, एक शिक्षक को बिना किसी भेदभाव के उन्मुक्त मन से खुशी बच्चों को अपने क्लासरूम में उसका स्वागत करना चाहिए। बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। साथ ही साथ अध्यापक प्रत्येक छात्र के भावनात्मक, सामाजिक, ज्ञानात्मक और शारीरिक विकास के लिए प्रयास करें, उन्हें विकसित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें। साथ ही साथ उसे पाठ्यक्रम का इस आधार पर योजनाबद्ध करना चाहिए जिससे कि अगर क्लासरूम में कोई पिछड़ा बच्चा है, कोई विकलांग बच्चा है, कोई मानसिक रूप से मंद बच्चा है या किसी भी प्रकार से कोई विशिष्ट बच्चे हैं अगर क्लासरूम में, तो उन छात्रों को भी प्रभावशाली ढंग से उनकी आवश्यकता अनुसार, उनके सीखने के तरीके के अनुसार उन्हें भी सीखने के अवसर हम प्रदान करें या उस तरह से शिक्षण सहायक सामग्री में आवश्यक बदलाव करें। इसके अलावा अध्यापक को कक्षा में ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे कि विकलांग, पिछड़े बच्चे, अधिगम असमर्थ बच्चे अपने कार्य को पूरा कर सकें। जरूरत पड़े तो उन्हें थोड़ा आवश्यक समय दिया जाए, अवसर प्रदान किए जाएं, एक्स्ट्रा अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे कि वो भी अपने कार्य को पूरा करने के बाद एक प्रोत्साहित, एक मनोबल बढ़ा हुआ सा महसूस करें, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगेगा कि उन्होंने अपना काम छोड़ दिया या आधा अधूरा किया है। तो थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दे दे अगर जरूरत हो तो। अध्यापक को विकलांग व सामान्य छात्रों में उचित तालमेल स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए। उसे प्रयास करना चाहिए कि छात्रों को इस प्रकार का ज्ञान दे जो सामान्य छात्र हैं, कि उन्हें अपने विकलांग छात्र या पिछड़े छात्रों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें अपने साथ उठने बैठने देना चाहिए, उनके साथ में सामान्य रूप से व्यवहार करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें। अध्यापक को कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी क्रियाओं कराने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि छात्रों के अंदर प्रोत्साहन हो, आपसी मेलजोल बढ़े, वो सारी चीज़ें करना चाहिए। बच्चों में आत्मविश्वास व जीवन से मिलने वाले लक्ष्यों की चुनौती का सामना करने के लिए जो भी आवश्यक गुण या कौशल होते हैं उनको विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के लिए अच्छे अवसर, अच्छे गुण, अच्छी बातें सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अच्छे संसाधन उपलब्ध कराना भी एक समावेशी शिक्षा की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। अध्यापक छात्रों की प्रत्येक कार्य में भाग लेने के लिए चाहिए इस शिक्षक को कि वो अपने क्लासरूम में चाहे कैसा भी बच्चा हो, किसी प्रकार की समर्थता वाला बच्चा हो, किसी प्रकार के अधिगम स्तर का बच्चा हो, चाहे वो मानसिक रूप से पिछड़ा ही क्यों ना हो, सबको जो भी क्लासरूम में क्रियाएं हो रही हैं उसमें भाग लेने का अवसर दे, ताकि उनके अंदर भी आत्मविश्वास बढ़े और वो भी अपने आप को उस समूह का हिस्सा माने जिस क्लासरूम में वो पढ़ रहे हैं। अध्यापक समावेशी शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षण पद्धति का उचित निर्माण करें। अध्यापक को प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता के आधार पर विद्यालय में प्रत्येक सहगामी क्रिया में भाग लेने के उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। अध्यापक अपंग, विशिष्ट बालकों की समस्याओं का पहचान करें, उन विशिष्ट बालकों के बारे में उनके अभिभावकों के साथ चर्चा करें। विद्यालय प्रशासन को भी उनके बारे में लगातार सूचित करते रहना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों के अंदर किस प्रकार की समस्याएं हैं उससे उनके अभिभावकों को समस्या का समाधान भी बताएं और उन समस्याओं से उनको परिचित भी करें। एक अध्यापक के रूप में विशेष बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें लगातार प्रेरित करना चाहिए, उन्हें लगातार वैसे सुझाव देने चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए जिससे कि जो भी उनके समक्ष बाधाएं आ रही हैं उसका वो सकारात्मक रूप से सफलतापूर्वक उसका सामना कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। एक समावेशी शिक्षक अध्यापक जो है ऐसे छात्रों की आवश्यकताओं को जानने में योग्य होना चाहिए जो अपने आप को या तो योग्य मानते हैं या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को अयोग्य समझते हैं। तो दोनों ही प्रकार के बच्चों का उनको चयन करना है, उनके अंदर मनोबल का विकास करना है, उनको प्रेरित करना है और ज़रूरत पड़े तो उन्हें अलग से सहयोग और मार्गदर्शन भी दे। इसके अलावा अगला प्रश्न है राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी कि श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनकी 4 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी विशेषताएं लिख दी हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए और आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। देखिए श्रवण बाधित बच्चों की अगर हम विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि इस प्रकार के बच्चों में जो भाषा विकास होते हैं, भाषा को सीखना, लिखना, सुनना, समझना, इस प्रकार के जो भाषा संबंधी कौशल है उनका विकास जो है बहुत ही देर से होता है या फिर पर्याप्त रूप से अच्छे तरीके से नहीं हो रहा होता है। तो बच्चा जो है उचित ध्वनि उत्पन्न करने में, उचित तरीके से बोलने में या शब्दों का सही रूप से उच्चारण करने में अपने आप को असमर्थ या असहज महसूस करता है।
बच्चे के कान में बार बार आप देखोगे कि संक्रमण हो रहा होता है या दर्द हो रहा होता है, इस प्रकार की चीज़ें आप जो देखोगे। तो जिन बच्चों को श्रवण संबंधित समस्याएं होती है, यानी कि श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिले। हो सकता है कि उनके परिवार में भी लोगों को पहले श्रवण दोष जैसे संबंधित बीमारियां पहले रही हों। मौखिक निर्देशों का पालन करना और दूसरे द्वारा बोले गए शब्दों को समझने में उन्हें कठिनाई होती है। मौखिक अभिव्यक्ति में कठिनाई का उनको सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ कई बार वो सामाजिक और भावनात्मक रूप से कौशल जो है वो अपने कौशल को मतलब इस तरह से नहीं विकसित कर पाते जिससे कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से वो लोगों के साथ में उचित व्यवहार कर पाए। सुनने के लिए कई बार वो जब चीज़ों को ठीक से नहीं सुन पाते तो वक्ता की ओर झुक कर सुनते, ये एक प्रमुख लक्षण में से एक है जिसको कि आप समझ सकते हो। ये कुछ श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताएं हैं। वक्ता को बार बार वो शब्दों को दोहराने के लिए कहते हैं। कई बार तो वो बहुत तेज गति में बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तेज आवाज़ में वो सुन पा रहे हैं शायद उसी तेज आवाज़ में वो बोलेंगे तो सामने वाला भी सुनेगा। तो कई बार वो तेज आवाज़ में बात करते हैं या लोगों को तेज आवाज़ में बोलने के लिए भी आग्रह करते हैं। शब्दों को कई बार उन्हें समझने में, विशेषकर से अगर कहीं ऐसी जगह वो खड़े हैं जहाँ की तेज आवाज़ हो रही है, शोरगुल है, तो वो सुनने में उनको कठिनाई होती है। वाणी और अन्य ध्वनियों को दबाना, यानी कि वो कई बार जब चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पाते तो वो बड़बड़ाते हैं। वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का पुनर्उच्चारण नहीं कर पाने की स्थिति में वो गलत सही कुछ भी बोल रहे होते हैं। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो श्रवण बाधित बच्चों में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, राइट डाउन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन की यहाँ पे हमें विशेषताएं बतानी है, यानी कि प्रतिभावान छात्रों के बारे में हमें कुछ लिखना है, यहाँ पर कुछ बताना है। तो कुछ पॉइंट्स से मैंने बहुत सारे यहाँ पे लिखे। देखिए, जो प्रतिभावान छात्र होते हैं उनमें उनका बौद्धिक स्तर जो होता है उच्च स्तर का होता है, यानी कि बहुत अच्छा होता है उनकी मानसिक तर्क शक्ति। सीखने में उन्हें आनंद आता है, वो नई नई चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से सीखते। उनमें विचारों को धारण करना और वो गहराई से किसी भी चीज़ के ऊपर सोचते हैं, चिंतन करते हैं और अपना विचार भी बहुत गहराई से और गंभीर रूप से प्रस्तुत करते हैं। जो प्रतिभावान छात्र होते हैं उनमें अवलोकन की असाधारण क्षमता होती है और उनकी स्मृति भी जो है असाधारण रूप से बहुत अच्छी होती है। उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी होती है, परिष्कृत होती है। अच्छी भाषा शैली के साथ में वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान रखते हैं और जिस भाषा में भी वो बातचीत करते हैं वो बहुत ही सुनने में और देखने में, पढ़ने में भी अच्छी होती है। और जिस भी भाषा में वो बोलते हैं उसमें उनके विचार बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत होते हैं। तो अपनी बातों को कई भाषाओं में प्रस्तुत करने में, अपनी बातों को रखने में वो सक्षम होते हैं। किसी भी समस्या के स्थिति में, किसी भी समाधान ढूंढने की स्थिति में उनके पास सामान्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं, क्योंकि वो किसी भी विषय के ऊपर जो है कई दृष्टिकोण से सोच सकते हैं, उसका कई दृष्टिकोण से अवलोकन यानी कि निरीक्षण कर सकते हो। कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने पहले सीख लिया है या सरल है उसे बार बार दोहराने में उन्हें मज़ा नहीं आता। वो इसके बाद वो पूर्णतावादी होते हैं और कार्य को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। वो जिस काम में भाग लेते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ उसे पूरा करते हैं जब तक कि वो कार्य पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद होता है और उनके अंदर समस्या समाधान के एक अभूतपूर्व रवैया होता है। वो समस्या को समाधान करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है और साथ ही साथ वे कई बार जो है अपने आप को हर एक क्षेत्र में मतलब एक अच्छे प्रतिस्पर्धी के रूप में अपने आप को साबित करने का भी प्रयास करते हैं, यानी कि वो जल्दी हार नहीं मानते। वो चुनौतीपूर्ण वातावरण में अपने आप को रखना चाहते हैं ताकि उस चुनौतीपूर्ण वातावरण का सामना करके वो अपने आप को सबके सामने एक तरह से बोलें कि प्रूफ करें, अपने आप को सिद्ध कर पाएँ। अगला प्रश्न है जो कई बार पूछा गया और बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मेंशन द फुल फॉर्म ऑफ PWD एंड NCF। तो NCF के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन PWD को लेकर कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन होता है। PWD आइए देखते हैं। PWD का मतलब होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसे कोई भी लोग जिनके अंदर शारीरिक रूप से 40% से ज़्यादा क्षमता पाई जाए या उससे ज़्यादा हो, उन्हें हम पर्सन विथ डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये आप देखोगे पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है विजुअली इम्पेयर्ड भी हो सकते हैं, वो आपके श्रवण बाधित भी हो सकते हैं, उनको चलने फिरने में दिक्कत हो तो लोकोमोटर इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, सेरेब्रल पैलेसी हो सकता है, मानसिक मंदता हो सकती है, मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, या जो छात्रों में अधिगम असमर्थता होती है वो भी जो है PWD के अंतर्गत ही आता है।
और दूसरा शब्द है NCF। NCF का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बड़ा ही प्रचलित है और ये है क्या, आइए देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा 2005 में प्रकाशित चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 भारतीय विद्यालयों के साथ साथ शिक्षा का कार्यकलाप करने के लिए एक संपूर्ण दस्तावेज, यानी कि पूरी शिक्षण व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए एक दस्तावेज, एक सुझाव पत्र है जो कि NCF 2005 के नाम से प्रचलित है। यह विद्यालय के बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ने के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि जो स्कूल में सिखाया जा रहा है ना, उसे हम बाहर में अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात के ऊपर जोर देता है। NCF 2005 इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि शिक्षा को सिर्फ रटने की प्रक्रिया के रूप में ना देखा जाए, बल्कि इसे एक व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाए, जिससे कि पाठ्यक्रम को समृद्ध किया जाए। तो ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिसमें कि रटने के स्थान पर समझ विकसित करने के ऊपर जोर दिया जाए। इसके लिए जो भी जरूरी कार्यक्रम हो, जो भी आवश्यक कदम उठाने हों, वो उठाए जाए। तो मानवीय मूल्यों का विकास बालकों में उनके व्यक्तित्व को भली भांति निखार देता है। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 का उद्देश्य बालकों में मानवीय मूल्यों का विकास करना भी है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक छात्र में प्रेम, सहयोग, दान, प्रेम और सहिष्णुता, अच्छे नागरिक के गुण और राष्ट्रीय प्रेम जैसे मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्यों का विकास करना शामिल है। अगला प्रश्न है आपका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड। तो देखिए, उनसे पूछ रहा है कि जो लोग सुन नहीं सकते उनकी हमें यहाँ पर कुछ आपको विशेषताएं बतानी थी, तो हमने यहाँ पर चर्चा की, पहले भी हम लोगों ने देख लिया है। श्रवण बाधित होते हैं, तो अब जो हमने पहले चर्चा की, तो इसको हम दोबारा से नहीं देख रहे। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ये हमने देख लिया, तो बार बार इसको डिस्कस नहीं करें। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो आइए समझते हैं, देखते हैं इसको। पूछा जा रहा है मूल्यांकन और आकलन के बीच में क्या अंतर। देखिए, किसी व्यक्ति के प्रदर्शन के स्तर को पहचानने के लिए किया गया मूल्यांकन कहलाता है, यानी कि जो हम लोग किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को जांचने का जब प्रयास करते हैं तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं। लेकिन जब आकलन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि लक्ष्य किस हद तक प्राप्त किया गया है, तो हम कहते हैं कि ये आकलन है। तो प्रदर्शन के स्तर को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो हम मूल्यांकन कर रहे हैं, और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि आपने किस हद तक सीखा है तो हम आकलन कर रहे हैं। आकलन का मतलब होता है नापना, इस तरह से समझिएगा। और मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो अभी तक आपने सीखा उसकी वैल्यू क्या है। तो किस आपके द्वारा सीखे गई चीज़ें को अगर हम मूल्य जोड़ दें तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन और आकलन के बीच मूल अंतर अभिविन्यास में ही निहित है, अर्थात मूल्यांकन प्रक्रिया उन्मुख है जबकि आकलन उत्पाद उन्मुख है। मूल्यांकन इस बात पर जोर देता है, या मूल्यांकन प्रक्रिया में हम प्रक्रिया के ऊपर जोर देते हैं कि आप जो सीख रहे हो वो आपने कितना बेहतर सीखा है, ठीक है। और आकलन ये कहता है कि आपने कितना सीखा है। तो आकलन फाइनल रिजल्ट के ऊपर मतलब फोकस करता है। आकलन का उद्देश्य फाइनल आउटकम क्या आया है, अंतिम परिणाम क्या मिला है, उसके मापन के लिए होता है। जबकि मूल्यांकन का जो हमारा प्रक्रिया होती है वो इस बात के ऊपर जोर देती है कि आपने क्वालिटी में कितना सीखा, किस हद तक सीखा है आपने। आकलन छात्रों की शिक्षा के बारे में शिक्षक से छात्र की प्रतिक्रिया है। आकलन क्या करता है, छात्र की शिक्षा के बारे में शिक्षक से छात्र की प्रतिक्रिया है। मूल्यांकन ग्रेडिंग और रिपोर्ट के उद्देश्य के लिए सामग्री की छात्र सीखने और समझने की विविध विधियों और उपायों का उपयोग करता है। मूल्यांकन छात्र के सीखने के बारे में शिक्षक से छात्र का फीडबैक है। तो इस तरह से हम इन पॉइंट को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, वैसे तो आप यहाँ पर और लिख सकते हैं। एक समावेशी स्कूल की विशेषताएं क्या है कि समावेशी स्कूल में एक ही कक्षा में अलग अलग विविध पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र कंधे से कंधा मिलाकर यानी कि एक साथ मिलकर अध्ययन करते हैं, सीखते हैं। वे एक साथ फील्ड ट्रिप पर जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, खेलते हैं, संगीत में भाग लेते हैं, कलापूर्ण कार्य करते हैं। तो सभी गतिविधियों का एक साथ काम करते हैं और उसका आनंद लेते हैं और अपने एक दूसरे के साथ में विकसित होते रहते हैं। वे छात्र कार्यों में एक साथ भाग लेते हैं, साथ ही साथ वो अनेक जो भी गतिविधियां होती हैं जैसे कि स्पोर्ट्स मीट है, नाटक है, भाषण है, अलग जो भी गतिविधियां हो रही हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया, उन सब में मिलजुल कर भाग लेते हैं।
समावेशी शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करती है और सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान करती है। तो समावेशी शिक्षा विविधता का स्वागत करती है और इसको सबके साथ में साझा भी करती है। समावेशी विद्यालय के अंतर्गत आप देखोगे कि सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को भी नियमित कक्षा के वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी विद्यालय में सभी अभिभावक, खासतौर पे विशेष कर दिव्यांग बालकों के अभिभावकों को विद्यालय के सभी आवश्यक गतिविधियों में शामिल किया जाता है, उनको शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समावेशी विद्यालय के स्टाफ द्वारा समावेशी बालकों के साथ निरंतर संवाद होता रहता है, उनके माता पिता के साथ लगातार बातचीत होती रहती है। ये कुछ समावेशी विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं में से है। समावेशी विद्यालय में बालकों की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में जो आवश्यक संसाधन है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। उदाहरण के लिए अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल हो, चलने फिरने में अगर किसी को दिक्कत है तो सीढ़ियों के साथ साथ रैंप को बनाना, अगर कोई बच्चा आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है तो उसे क्लासरूम में आगे बैठना, उसके आगे बैठने की व्यवस्था करना, अच्छे लाइटिंग की व्यवस्था करना, इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं उनको अलग तरह से अगर आयोजन करना हो तो भी समावेशी विद्यालय इन सारी चीज़ों की, इन सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। तो ये था हमारा वर्ष 2017 का पेपर। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, 2018 का पेपर भी डिस्कस करते हैं यहाँ पर।